ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था कि ग्रथित कफ को यानी कि आपके पास पेशेंट आए तो आप उसको किस तरह से स्नेहन स्वेदन और वमन दे सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो यानी कि प्रैक्टिकली आप इसको दे सकते हैं। यहाँ ना एक और बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं, वो सेम टू सेम अपने यहाँ से ऑयल प्रोड्यूस मतलब यानी प्रोवाइड करते हैं और उसका उन्होंने नाम दिया हुआ है अस्थमा ऑयल या रेस्पिरेटरी ऑयल, ऐसे अलग अलग चीजें। उसके अंदर कोई भी नॉर्मल ऑयल होता है और जिसको वो कहते हैं कि जब भी आपको थोड़ा सा लगे, थोड़ा ब्रेथलेसनेस जैसा लगे, तो आप उसको जो है थोड़ा सा नमक डाल के आप पूरे चेस्ट पे और बैक पे लगाइए और साथ में जो है ये पैकेट है यानी कि जिसके अंदर जश्नी मधु का पूरी देते हैं, वो उनको गर्म पानी के साथ लेने के लिए कहते हैं। तो बात ऐसा है कि अगर आपको सेल करनी कोई भी चीज है तो आप ये पैटर्न, ये जो खास करके ये सेगमेंट है, ये बहुत ही बेटर है। यानी कि लोकल एप्लीकेशन आप डेली बेसिस बुला के भी करा सकते हैं और आप एक्यूट अटैक में भी दे सकते हैं। अब एक्यूट अटैक नहीं रहे तो क्या ये फॉर्मुलेशन काम करता है? तब भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है। यानी कि आप इसे पेशेंट को एक तरह से माइंडसेट बनाना पड़ता है कि एटलीस्ट जो मंथ में एटलीस्ट 6 to 7 days जो है वो आपके इस ऑयल से आप किसी भी फॉर्म पे दे रहे हो, या आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम थोड़े जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस में कैसे हर एक स्पॉट पे आप इसको थोड़ा सेलिंग के नजर से देखो, तो पेशेंट का एक माइंडसेट भी बना रहता है और प्लस आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज में आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑयल है ये पेशेंट को, जैसे ट्रेडिशनल वे में हम कहते हैं कि वो आप जाओ ऑयल लगाओ, वो लेगा नहीं लेगा, तो ये चीज जो है ये मैंने आज देखा है कि ये काफी मार्केट गेन कर रहा है और ये ज्यादा करके अभी भी जो है प्रैक्टिशनर अपने ढंग से बनाते हैं। तो यानी कि अब ये हुआ एक्यूट के बाद। एक्यूट के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट और जो क्रॉनिक का ट्रीटमेंट एक साथ लर्न करेंगे क्योंकि बहुत जगह वो ओवरलैप होती है। लेकिन अब बात आती है कि इंटरनल देना है। अभी आपको एकदम सिंपल है कि जब वो सीवियर अटैक में होगा तो ऑफकोर्स आपका कोई भी इंटरनल मेडिसिन जल्दी नहीं लेगा। और जब उसको अटैक नहीं है, जैसे मैंने वही बताया कि 95% आप अपने पास जो केस आते हैं वो स्टेबल केस आते हैं, यानी कि जिसका वो बहुत सीरियस नहीं है, जिसको रिकरेंसी से प्रॉब्लम है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिकरेंट यानी कि जो सीवियर केसेस होते हैं वो मॉडर्न के पास ही चले जाते हैं। बट यस, कभी कभी आते हैं और जिसके ऊपर जैसे मैंने वही बताया कि सेचुरेशन अगर नॉर्मल है, आपका अगर बहुत सीवियर अगर नहीं है, इन्फेक्टिव नहीं है, तो उस अस्थमा में आप फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्टेबल पेशेंट, तो अब बात आता है इंटरनल मेडिसिन का। इंटरनल मेडिसिन के अंदर जब हम सोचते हैं तो फिर से 3 पार्ट में, 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। पहला सेगमेंट है कि आपके पास या आपके दिमाग में क्या ऐसा कल्प है जो ग्रथित कफ को कम कर सकता है। यानी वो जो ग्रथित कफ है जो किसी भी तमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा को इनिशिएट कर सकता है एनी टाइम, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये पहला हुआ कफ विलेन का। अब ये कफ विलेन कहाँ ज्यादा सोचना चाहिए? कफ विलेन का वहां ज्यादा सोचना चाहिए कि जिसको जो है ना वीकली वीकली अटैक आ रहा है, यानी कि जिसको वीकली 2 से 3 बार आ रहा है। या आप देखो जो अस्थमा का आप अगर डिवीजन पढ़ेंगे तो ब्रोंकियल अस्थमा को ऐसा डिवाइड किया है कि जिसको मंथली 1 बार आता है, जिसको वीकली 2 बार आता है, वीकली 3 से ज्यादा जो है सीवियर, और जो है अल्टरनेटिव वेरी सीवियर, ऐसा उन्होंने एक क्राइटेरिया किया है। तो इसमें हमेशा ऐसा मानना रहता है कि जिसको बहुत ज्यादा कस्टमेटिक अटैक आता है उसके अंदर ग्रथित कफ जो है उसका विलयन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन इन इनिशियल डेज यानी कि इनिशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप 7 से 10 से 15 दिन कफ विलयन चिकित्सा तब तक कर सकते हैं जब तक जो है उसका अटैक जो है एक तरह से कम नहीं होता, यानी कि उसका जो भी फ्रीक्वेंसी वो कम नहीं होता है। इसलिए आप पहला चीज कि अगर सीवियरिटी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या आपके पास फर्स्ट टाइम आया, तो स्टार्टिंग के 2 to 3 वीक आप कफ विलयन चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन कफ विलयन चिकित्सा जो प्रोमिनेंट होता है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि कफ विलयन के अंदर जितने भी ड्रग आ रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा हड़ताल भस्म के होते हैं, या रस सिंदूर होते हैं, या समीर पन्नक। समीर पन्नक तो हम थोड़ा और लंबे समय तक 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक यूज कर सकते हैं। बट बाकी जो ड्रग है इसको बहुत शॉर्ट ही यूज करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है लीन दोष चिकित्सा। लीन दोष चिकित्सा यानी कि जो कफ है ये पहले से ही अपने अंदर यानी कि जो है एक तरह से उरह के अंदर आश्रित है और ये शीत युक्त है। तो क्या
ऐसा किया जाए कि इसका प्रकोप न हो। तो एक है कि हेतु परिवर्जन, लेकिन दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लीन दोष की चिकित्सा के कारण, यानी कि ये लीन दोष जो है यही तमक श्वास को जो है याप्य और असाध्य बनाता है। तो लीन दोष की चिकित्सा करते समय ऐसे कल्प चाहिए जो शीत गुण यानी उष्ण हो, लेकिन बहुत ही स्निग्ध गुणात्मक होने चाहिए। तो ऐसी चीज जो शीतता यानी कि अग्नि बढ़ाए, वही जो है आपके लीन दोष को हटा सकती है। और थर्ड पार्ट जो है कि रसायन चिकित्सा, कि जिसके अंदर हम जो है प्राणोच्छ्वास को मजबूत कर सके। तो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कफ विलयन के लिए जो काफी फेमस है वो है श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस को आप देखोगे तो श्वास कुठार रस जो है इसके अंदर श्लोक यानी कि आप इसको देखोगे, इसका फलश्रुति क्या है। तो फलश्रुति यानी कि उसका जो श्लोक है उसमें दिया है कि काशे श्वासे च अग्नि मांदे वात श्लेष्मायेषु, यानी कि जो का श्वास जो अग्नि मंद इंदु से, यानी इसमें पहला लाइन ही आया है अग्नि मंद और वात श्लेष्मा प्रधान। तो हमारा जो तमक श्वास है वो एग्जैक्टली इसी संप्राप्ति में मतलब बैठता है। और लास्ट में आया है कि सर्व श्वास कुष्ठारे सर्व श्वास विकार, यानी कि जो श्वास विकार है इसमें हर श्वास विकार में काम करता है। रीजन ये, क्योंकि रीजन इसके अंदर सबसे ज्यादा मरीच है। अब ये कंपनी अलग अलग बनाती है, कोई 5 पट डालता है, कोई 6 पट डालता है, ये आपको थोड़ा वर्कआउट करने पड़ेगा। पर मरीच और इसमें भी फिर से किंचित हड़ताल भी होता है। तो कल्प इतना ज्यादा उष्ण है, इतना ज्यादा उष्ण है कि ये किसी भी प्रकार के काश श्वास की संप्राप्ति जहां अग्नि मंद बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है वहां काम करता है। यानी कि आप हर श्लोक में देखो, संहिताकारों ने जहां काश और श्वास के बारे में बात करेंगे वहां अग्नि आएगा ही आएगा। और ये फिर से वात श्लेष्मा प्रधान। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो काम करता कहाँ है, ये काम करता है वात और कफ प्रधान। लेकिन कैसे काम करता है? अब जैसे मैंने बताया कि मरीच प्रधान कल्प है, बहुत ही रुक्ष है, बहुत ही कटु है, उष्ण है और कटु है। तो ऐसे ड्रग कहाँ काम आएंगे? रुक्ष गुण वहां काम आता है जहां मुझे किसी, अभी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये श्वास कुठार रस को अगर देखे तो ये तो बहुत वात प्रकोप करता है, ये तो इतना रुक्ष है कि इसको तो वात प्रकोप करना चाहिए। तो हम वही कहते हैं कि हम इसको वायु प्रकोप हो रहा है उस गुण से नहीं देखते। हम जो तमक श्वास के अंदर संप्राप्ति है वो कफ अवरोधात्मक जाती है, ग्रथित कफ जाती है, अग्नि मंद ज्यादा है, शीत गुण ज्यादा है, ये ड्रग एग्जैक्टली उसके ऊपर उल्टा बैठता है। यानी इतना उष्ण कल्प है, इतना उष्ण है, इतना मरीच है इसके अंदर कि यह सूक्ष्म स्रोतस में जाके, क्योंकि जो मरीच प्रमाथि है वहां जाके ग्रथित कफ को जो है विलयन करता है, पिघलाता है और इस तरह से यह वायु के ऊपर काम करता है। ये वायु के खाली शीत गुण के ऊपर काम करता है, बाकी जल गुण, रुक्ष गुण, खर गुण के ऊपर इसका कोई काम नहीं होता, उल्टा ये उसको बढ़ाता है। लेकिन जैसे हमने वही बताया कि वायु की एक गुण जो वहां काम है वह शीत गुण, और वही तो हमें चाहिए। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर शीत गुण तो बढ़ा हुआ है वायु का। तो इसलिए ये ड्रग जो है, फिर से हम कहते हैं कि श्लेष्मा को टारगेट करके वात शमन किया गया है। इसलिए दोष ये जो है कफ प्रधान वात में काम आता है, रस और मांस दोनों पे काम करता है। यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि रक्त मतलब अग्नि, ये वहां काम नहीं करता, ये अपने आप में अग्नि युक्त है। तो रस धातु यानी कि तीव्र आम पचन, अग्नि मंदहर और ग्रथित कफ को जो है फटक से पिघला के हटाना और ग्रथित कफ के बनने की टेंडेंसी को रोकता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी आपके पास पेशेंट अगर ब्रोंकियल अस्थमा का आता है, आप उसके सिवियरिटी को देख के आप इसको यूज कर सकते हो 2 to 3 वीक। अब इसका स्थान देखो क्या है, ये फुफ्फुस वाहिनी पे भी काम करता है, श्वास वाहिनी पे भी काम करता है। कफ स्थान और आमाशय इसका मेन रोग अधिकार है। यानी ये एक ऐसा ड्रग है जो आमाशय के ऊपर कफ की उत्पत्ति को नॉर्मलाइज करता है, अग्नि बढ़ाता है और कफ को जो है जल महाभूत की तरफ लेके जाता है। इसलिए कल्प बहुत उष्ण है। अब हो सकता है आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो, क्यों इसको लोग थोड़ा कभी कभी द्वंद्व में आ जाते हैं कि अरे वायु प्रधान तमक श्वास है तो इसको नहीं देना चाहिए। नहीं, तमक श्वास के लिए ये पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कफ विलयन, इसलिए मैंने टाइटल में लिखा है। दूसरा अगर देखा जाए कफ विलयन की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर हम डालेंगे तो रस सिंदूर। अब बात ऐसी होती है कि रस सिंदूर को डायरेक्टली देना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। और रस सिंदूर, अभी यहाँ 2 क्वेश्चन आता है कि आप रस सिंदूर भी यूज कर सकते हो और आप इधर मकर ध्वज भी यूज कर सकते हो। दोनों में फर्क खाली एक ऐसा होता है कि जैसे
एक्यूट कंडीशन है, सीवियर है, तो ऐसे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि रस सिंदूर जैसे कल्प बहुत ज्यादा ही काम आते हैं। रस सिंदूर और अगर आप मकर ध्वज में देखो तो कंटेंट वाइज तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल भी सेम है, एक्सेप्ट मकर ध्वज जो है थोड़ा स्वर्ण स्वादित और सोने युक्त होता है, लेकिन कंटेंट तो सेम होता है। पर जो हम देखते हैं कि एक्शन प्रिंसिपल जो है, रस सिंदूर रस वह स्रोतस से एक्ट करना स्टार्ट होता है, इसलिए कफ मल भूत को कम करता है, ग्रथित कफ को कम करता है, और ये बहुत फास्ट एक्टिंग है, कंपेरेटिव समीर पन्नग से तो थोड़ा ज्यादा फास्ट काम करता है। वहां अगर मकर ध्वज को हम देखें तो मकर ध्वज जो है वो शुक्र महाश्रोतस से स्टार्ट होता है, यानी महाश्रोत शुक्र धातु से जो है ज्यादा एक्शन करना दिखाता है, यानी ओज वर्धक गुण जो है, जहां बल वर्धक चाहिए, जहां स्नेह चाहिए, वहां वो ज्यादा काम आता है। रस सिंदूर जहां अवरोधात्मक संप्राप्ति ज्यादा है, यानी कि आप एक्यूट कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, अटैक कंडीशन के ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर रस सिंदूर जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। अब इसको दोषांत देखो कि किस दोष को टारगेट करता है, खाली कफ दोष को, यानी कि ये पूरे शरीर में जहां भी अवरोध है, जो ब्रोंकियल अस्थमा के देखते हैं कि जो पेरिफेरल वेसल्स इसके अंदर स्मॉल जो म्यूकस पूरा सिक्रीशन होके बना पड़ा है, वो पूरे सिक्रीशन को हटाना, उसके सिक्रीशन को यानी कि उसके इन्फेक्टरी एरिया को कम करना, ये पूरा का पूरा काम रस सिंदूर का होता है। तो ये दूसरा ड्रग है जो कफ विलयन को टारगेट करके काम करता है, और ये जैसे मैंने बताया इनिशियल ट्रीटमेंट में आप ऐड कर सकते हो। थर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माणिक्य रस। इसे हम रस माणिक्य कहते हैं। हमारा जो टेंडेंसी है इसको यूज करना है कि हम सोरियासिस में यूज करते हैं, हम इसे एक्जिमा में यूज करते हैं, फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, रक्त शोधित करके, लेकिन श्लोक में देखने जाओ तो माणिक्य रस फिर से वापस से हड़ताल कल्प आ जाता है, और इसका जो टारगेट है यानी कि ये जो काम करता है ये सबसे ज्यादा वापस से कफ प्रधान दोष पे काम करता है। तो इसलिए रस माणिक्य जो है ये तीसरा ड्रग है जो हम प्रैक्टिस में कफ विलयन के लिए यूज कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आम पाचक देना चाहिए या हमें सामता हर करना चाहिए इनिशियल स्टेज में, तो क्यों ना एक ऐसे ड्रग को सिलेक्ट करे जो आम भी है, आम का भी पाचन करे, श्रोतावरोध नष्ट करे, प्लस पूरा व श्रोतस के अंदर जो है आम पाचन करे, कफ का निरहन करे, जो स्थिर कफ है उसका विलयन करे। तो ऐसे में हमारे पास जो है ये 3 लाइन ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छी इनिशियल स्टेज में काम आते हैं। अभी आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड करना पड़ेगा कि ये 3 में से आपको देना क्या रहता है। थोड़े थोड़े तरतम भावे से ये बदलते हैं, बट ऑल इन ऑल तीनों में से आपको एक भी सिलेक्ट करे आपके अवेबिलिटी के ऊपर, आपके देने के ऊपर, वहां इजी पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल रस सिंदूर हर लोग नहीं करते, यूज करते। रीजन ये कि रस सिंदूर पहली बात एक तो टैबलेट फॉर्म पे आता नहीं, उसको देना है तो कैसे पैक करके दे, क्योंकि उसका डोज हार्डली 60 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम 125 मिलीग्राम मैक्स एट अ टाइम होता है, और वो पेशेंट को हमेशा समझाना मुश्किल होता है। तो लोग ज्यादा करके कफ विलयन के लिए जो है ज्यादा करके श्वास कुठार जैसा कल्प के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है कि जो इजिली देने लायक है, या रस माणिक के जैसे कल्प। रस माणिक के अंदर भी 2 डाउट है कि एक रस माणिक मोस्ट ऑफ द टाइम फिर पाउडर फॉर्म पे मिलता है, कोई इस पाउडर को जो है अश्वगंधा या वासा या गुड़ुची के 100 ग्राम के अंदर जो है 5 ग्राम डाल के ब्लेंड करके उसको एक चम्मच खाने के लिए कहते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन फिर से मानना ऐसा रहता है कि जब आप किसी के साथ देते हो मिक्स करके, तो चूर्ण को भी तो अग्नि चाहिए रहती है पचाने के लिए। तो ऐसे कल्प में श्वास कुठार जो है अकेले थोड़ा एज मिल जाता है उसका। समीर पन्नग जो है, अब दूसरा पार्ट आता है कि कफ विलयन के साथ साथ मुझे ऐसा ड्रग देना है जो लीन दोष को निकाले। लीन दोष यानी कि जो एक कहते हैं हेतु पाके ही प्रकोप होता है, यानी आप फैन के नीचे बैठोगे तो ही होगा, या आपको वर्षा ऋतु में ही होगा, आपको या तो ठंडी में होगा, या तो आप बोलो आपको जो है आइसक्रीम खाने के बाद आता है, या आपको दही पीने के बाद आता है, या आपको छाछ पीने के बाद आता है। ब्रोंकियल अस्थमा का ना बहुत अलग अलग एलर्जीज होते हैं, लेकिन ये एलर्जी के जो दोष है ये हमेशा लीन दोष कफवाती है। लीन दोष की चिकित्सा करते हुए से समीर पन्ना का उल्लेख इसलिए आता है क्योंकि इसकी तीक्ष्णता बाकी जो ड्रग है, यानी कि हेमगर्भ पुटली हो या मल सिंदूर हो या दरद सिंदूर हो, रस सिंदूर, इससे तो काफी सौम्य होता है। और प्लस आप अगर गुणधर्म शास्त्री पढ़े तो गुणधर्म शास्त्री के अंदर एकदम क्लियर कट लिखा है
कि लीन दोष आश्रित तमक श्वास यानी ब्रोंकियल अस्थमा, जिसके ऊपर एकदम कट टू कट आपको जो है एक एलर्जिकल कॉज मिलता है, उसके अंदर समीर पन्नग आप लंबे समय तक दे सकते हो। आप बहुत बार देखे रहेंगे कि समीर पन्नग जो है ये सिंस हम लोग यहाँ लीन दोष की चिकित्सा करें तो लीन दोष की चिकित्सा के अंदर आप 60 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम बीडी आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। लीन दोष चिकित्सा अर्थात ये है कि ये प्राण व शोतस के अंदर जाके वहां आश्रित जो कफ है, जो बार बार शीतता लिए हुए बैठा है और हेतु पा के बार बार प्रकोप हो रहा है, उसके लीन दोष का परिवर्तन करता है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि समीर पन्नग क्या पूरा का पूरा इरेडिकेट कर देता है अगर लीन दोष की चिकित्सा करता है? तो ये बोलना फिर बहुत मुश्किल है। रीजन ये है कि किसी का ना हेतु बंद करवाना इस युग में यानी ये टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने ऐसे भी पेशेंट देखे कि जिसको समीर पन्नग 3 महीने दिए हुए और उसको 5-5, 6-6 साल तक आज हो गए, बिल्कुल भी अटैक नहीं आया। बहुत सारे ऐसे भी हमने पेशेंट देखा है कि जिसको समीर पन्नग चालू किया और नेक्स्ट सीजन जो है यानी कि ठंडी आते आते वापस से उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो एकदम सिंपल है, जब भी थोड़ा बढ़े आपको चिकित्सा फिर चालू करनी है। अब लोग पूछते हैं कि क्या ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आयुर्वेद से जड़ से नहीं जाएगा? तो हमें उनको बैठ के समझाना पड़ता है कि यहाँ बात जड़ से जाने की नहीं है, यहाँ है कि आप वो हेतु करते रहोगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए हेतु बताते समय आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं केस आपको बताऊंगा तो वहां कितने में ऐसे केसेस बताऊं कि जिसका खाली दोपहर को सोना बंद कर दिया, रात को आप 2-2, 3-3 मरीच का दाना लेते हुए सो जाओ क्योंकि रात का आपका हेतु जो है बहुत बुरा हो रहा है या आप मतलब नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऐसे चीजें करने के बाद भी जो है अस्थमैटिक अटैक बहुत कम आता है या नहीं के बराबर आता है। तो ये आपको हमेशा देखना पड़ता है कि हर पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा का मेरे लिए अभी तक तो बहुत अलग होता है। तो इसलिए समीर पन्नग आप दीजिए, रिकरेंट होगा, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है लीन दोष चिकित्सा में लघु मालिनी वसंत। लीन दोष चिकित्सा में लघु मालिनी वसंत बहुत ही मतलब उत्कृष्ट कल्प है। फिर से आप देखोगे कि फिर से मरीच वाला और फिर से यशद गुण प्रधान है और यहाँ फिर से वो श्लोक आता है यशद का कि पुनः पुनः समुद्भव प्रतिशाय समुत्थिताम नासिका श्लेष्म कला दौर्बल्य विनिहंते अनलम। अब यहाँ ऐसा है कि भले श्लोक जो है यशद भस्म का जो है प्रतिशा के ऊपर आया हुआ है, लेकिन यही जो संहिता है यानी कि यही जो यशद भस्म है, ये आपके पूरे के पूरे श्लेष्म कला के दौर्बलता को नष्ट करता है। यानी कि जो हम कहते हैं कि जैसे ही एलर्जी से एक्सपोज हो जाते हैं, हाइपर सिक्रीशन स्टार्ट होता है, म्यूकस स्टैग्नेशन स्टार्ट होता है, म्यूकस थिकनिंग स्टार्ट होता है और इसके कारण जो है कफ वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है, अस्थमा या आपका ब्रोंकाइटिस स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा स्टार्ट होता है। तो उस कफ श्लेष्मा जो एक्सपोजर है, जो एलर्जन से एक्सपोजर है, यानी कि आप सिंपल समझो कि एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट मतलब एक्यूट वाला नहीं, ये सिट्रिजिन जैसा नहीं काम करता कि आप सिट्रिजिन लो तुरंत बंद हो गया हट गया। लॉन्ग टाइम पे अगर आपको एंटी एलर्जिक चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सके श्लेष्म कला की, लघु मालिनी अभी भी इररिप्लेसेबल है, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये अभी भी रेस्पिरेटरी डिजीज को लीन दोष की चिकित्सा बोलो या रसायन चिकित्सा बोलो, दोनों में काम करता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप इसको प्रतिशय में यूज करके देखो, आप इसको खास में यूज करके देखो, ये तो वहां एक्यूट जैसा काम करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अलग है क्योंकि ये श्लेष्म कला के दौर्बलता को हटता है। यानी वहां जो कफ बार बार अग्नि मंद के कारण ग्रथित हो रहा है, उस अग्नि को बनाए रखता है। और रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर फिर से जो है मरीच आ गई। यानी आप समझ के रखो कि ये जो मरीच कल्प है, सुंडी कल्प है, पिंपली कल्प है, यानी त्रिकटु जो है, त्रिकटु का पान जो है, ये अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर कितने सारे, अब जितने भी अस्थमैटिक मेरे पेशेंट्स हैं जिसको नाइट अस्थमा आता है, मोस्ट ऑफ द अस्थमैटिक अटैक नाइट को आता है, ये सब के सबको त्रिकटु जो है 100 ml वाटर के साथ लेने के लिए बोलते हैं त्रिकटु भस्म को। और वो खुद बताते हैं कि त्रिकटु लेने के बाद रात के जो अस्थमैटिक अटैक है काफी कम हो गए, 90 to 70% कम होते हैं। क्यों? रीजन यही क्योंकि वही एक काल होता है, शीत काल होता है, रात्रि काल होता है, जहां आप सोए हुए होते हो, थोड़ा सा कफ बढ़ता है और दोष रात को लेट खाया हुआ हो या डेजर्ट्स खाया हुआ है तो वो बढ़ सकता है। तो ऐसे लीन दोष के साथ ही बल चिकित्सा का काम जो है लघु मालिनी वसंत करता है। लीन दोष के अंदर और जो चॉइस है वो है श्वास का चिंतामणि रस, सुवर्ण मालिनी वसंत और मकर ध्वज। पर कॉस्टिंग बहुत ऊपर जाता है, यानी इसकी कॉस्टिंग काफी अलग जाती है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं यहाँ उपयोग क्या है। श्वास का चिंतामणि ज्यादा करके मैं एल्डरली पेशेंट के लिए प्रिजर्व करके रखता हूँ
जिसको पहले से है जो, क्योंकि श्वास का चिंतामणि जो रस है ये खूब जो है खलवी रसायन है। फिर से इसके अंदर जो है आप देखोगे कि जो है पारद गंधक अभ्रक स्वर्ण भस्म युक्त है। प्राणवशोतस के लिए ओजवर्धक और लीन दोषनाशक ये काम करता है। तो ये आप ज्यादा करके जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के साथ ओल्ड एज पेशेंट है, जिनका आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि जब कफ विलयन चिकित्सा या आगे हम जो क्वाथ चिकित्सा उससे नहीं जा रहे तो हम इसको देखते हैं। स्वर्ण मालिनी वसंत में ज्यादा करके उनके लिए करता हूं जिसके अंदर आपको एक रेस्पिरेटरी डिजीज की हिस्ट्री मिलती है, यानी कि जो पहले से चाइल्डहुड अस्थमा हो उसके अंदर स्वर्ण मालिनी वसंत, या आपका ट्यूबरक्लोसिस हो उसके अंदर ब्रोंकिटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, सीओपीडी हो, मींस जिसको रेस्पिरेटरी इलनेस के पास हिस्ट्री है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इलनेस हिस्ट्री है, अगर उसको एक एक्यूट कंडीशन आए या उसको बार बार आते रहे तो ऐसे समय स्वर्ण मालिनी वसंत बहुत ही चॉइस ऑफ मेडिसिन होता है। मकर ध्वज जो कल्प है जैसे मैंने पहले बताया, ये मैं एल्डरली और एडल्ट दोनों के लिए सेव करके रखता हूँ। रीजन ये है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो अति व्यवहार या ओज क्षयजन्य जो हमारे जो इम्यूनिटी डिक्रीज होते हैं उसमें इसकी चिकित्सा बहुत अलग है। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओज क्षय से श्वास हो सकता है क्या? ओज क्षय से अगर हम देखें तो राजक्षमा के अंदर भी बताया है कि प्रतिलोम जो है संप्राप्ति होती है और वो प्राणवशोतस के अंदर आके शीतता उत्पन्न करके प्राणवशोतस की जो है रोग उत्पत्ति करता है। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने बताया वो पेशेंट चाहिए वैसा कि जो एकदम ही दीन हो, एकदम ही मतलब जिसके अंदर काश्यता हो, जो एकदम ही वेट लॉस वाला हो, जो एकदम ब्लैकिश दिखता हो, जिसका जो पल्स ऑक्स से अब अगर आप देखोगे तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन हमेशा थोड़ा कम होता है, जो हमेशा थोड़ा सा श्याव या ब्लूइश दिखता है, उसके अंदर मकर ध्वज जैसे कल्प काम आते हैं। तो रेफरेंस आप पढ़ेंगे तो लगभग तीनों का एक ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा भेद होता है। अब रही बात रसायन की, बात आती है रसायन में। पहला रसायन जो है एक्चुअली इधर अभ्रक होना चाहिए, वो हम लोग अभ्रक करते हैं तो अभ्रक जैसे कल्प को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभ्रक कल्प का गामित तो ही जो है प्राणवशोतस है, वात वाहिनी है, तो वायु प्रकोप न हो और वहां बल्य मिले, यानी प्राणवशोतस को बल्य और प्लस वात पित्त और शयग्न, यानी कि जैसे फिर एज रिलेटेड, इनडायरेक्टली एज रिलेटेड नहीं, इसको दूसरे ढंग से ऐसा देखो कि टंकण मारित अभ्रक भस्म जो है ये तमक श्वास का पहला ट्रीटमेंट होता है। अब टंकण मारित अभ्रक भस्म जो है मिलना थोड़ा मुश्किल है। जैसे हमने बताया था कि ग्रथित कफ जो होता है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर उसका विलयन करना है, तो टंकण विलयन करता है, बट टंकण को जो है आप अगर सीतोपलादी वगैरह के साथ देंगे तो तमक श्वास में उतना यूज नहीं आता है, क्योंकि सीतोपलादी जैसे कल्प ही जो है शर्करा प्रधान है, तुगाक्षीर प्रधान है, उनको बल चाहिए रहता है, अग्नि चाहिए रहती है। यहाँ ऐसे कल्प यूज करना है जो पहली कूपी पक्व है, अग्नि प्रधान हो, तो उसमें अभ्रक और प्लस प्राणवशोतस गामी हो। तो जो टंकण मारित अभ्रक भस्म है ये किसी भी ब्रोंकियल अस्थमाटिक पेशेंट के अंदर कफ विलयन करके अटैक को कम करता है, प्लस इससे रिकरेंसी भी बहुत हद तक कम होती है। यहाँ खाली एक ही डिफरेंस है कि आप जो है सहस्त्रपुटी ही यूज कर सकते हैं, यानी कि जो 1000 टाइम पुट दिया है, शतपुटी उतना काम नहीं करता। अब दूसरा इसका यूज है कि अभ्रक भस्म धातु क्षय को कम करता है, तो जहां मकर ध्वज जैसे कल्प पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता वहां आप अभ्रक जैसे को सब्स्टिट्यूट बना सकते हो। तो पहला रसायन। दूसरा रसायन प्रवाल पिष्टि। प्रवाल पिष्टि जैसे बहुत बार मैंने कहा है कि हम उसको बोलते हैं कि ये शीतल है, मधुर है, लघु है, लेकिन आप भूल गए कि जो प्रवाल का जो नेचर है, यानी कि जो अभ्रक को मैं टंकण मारित कर रहा था, मैं क्यों टंकण मारित कर रहा था? अभ्रक को तो ऐसे भी तो हम ले सकते थे, तो टंकण मारित अभ्रक को इसलिए हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टंकण ये जो क्षार है और जो कफ का विलयन कर सकता है। तो यहाँ मैं ऐसे ही क्यों ना एक ऐसे ड्रग को सिलेक्ट करूं जिसका योनि ही क्षार है, यानी जो समुद्र में ही पैदा हुआ है, जो भले प्रवाल जो है मतलब कितना भी मधुर शीतल है लेकिन अग्निवर्धन ही रहेगा। विद्रुम समृत क्षार, यानी कि जो मृत क्षार है मतलब या प्रवाल है, ये क्षार गुण कभी छोड़ता नहीं। यही रीजन है कि इसी का यूज करके हम लोग इसको एसिडिटी में भी देते हैं और ये पित्त को भी उतना प्रकोप नहीं करता। मतलब अग्नि बनाए रखना, क्षार गुण धर्म करना और प्लस ये जो है थोड़ा उधर शीतल होता है। तो ऐसे कल्प को हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे श्लोक में देखोगे तो दीपन पाचन करता है, त्रिदोष हर होता है, लेकिन विशेष कफ वात नृत,
यानी यहाँ पित्त ऑफकोर्स आया हुआ है रक्त पित्त के अंदर, लेकिन विशेष कफ वात को नाश करता है। तो प्राण व श्रोतस के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास के अंदर ये तो पहला ही सबसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। दूसरा विषग्न भूत शमन, यानी कि जितने भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है उसकी भी रिकरेंसी को कम कर सकता है। तो आप देखोगे कि आपको ऐसा सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब श्वास का चिंतामणि रस जैसा या आप यूज करते हो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो प्रवाल जो है, जो खलवीय रसायन जो सुर्ण युक्त होते हैं उसके अंदर उसका प्रेजेंस ही ये इंडिकेट करता है कि वो कफ के ग्रथित कफ को जो है या जो साम कफ जो है, अवरोधित कफ है, उसको नष्ट करता है। इसलिए स्वेदर्थी गमन रात्रि स्वेदहर परम के लिए इसको बेस्ट और वीर्यवर्धन, तो इसलिए ये चीजें हैं दोनों आप दे सकते हो। यानी अभ्रक और प्रवाल पिष्टी एक्यूट कंडीशन में, और जो आप है बेड टाइम जो खास करके जो नाइट अस्थमा है वो दोनों के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये है हम रसायन जैसे यूज कर सकते हैं। तो रसायन और एक्यूट केस दोनों में एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, और दोनों का डोज 125 मिलीग्राम बीडी या टीडीएस से डिपेंड अपॉन उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं। ये श्लोक के अंदर आप देखोगे तो वहां फिर से आया हुआ है कि विशेष कफ वात मृत और संयुक्त काश श्वास के ऊपर तो काम करता ही है। तो ये श्वास यानी कि वहां फिर से इसका उल्लेख आया हुआ है। अब्रक का जैसे हमने पहले बात किया है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आसो अरिष्ट। आसो अरिष्ट जैसे हमने बताया कि आसो अरिष्ट का उपयोग करना इसलिए यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमक श्वास की चिकित्सा बिना आसो अरिष्ट के हो ही नहीं सकती। तमक श्वास के अंदर ग्रथित कफ का विलयन करने के लिए ड्रग जो है सूक्ष्म श्रुतोगामी उष्ण होना चाहिए, अग्नि दीपन करना चाहिए, और जो है साथ ही साथ जो है उसके रिकरेंसी को कम करना चाहिए। तो ऐसे कल्प में जो हम नॉर्मल कफ विलयन ड्रग के साथ देते हैं वो आसोरिस्ट भी काम करता है। आसोरिस्ट के अंदर जैसे हम देखते हैं कि प्राइमरीली हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, हम कनकासो यूज करते हैं। कनकासो को मैंने लिस्ट में नहीं रखा है, मैं उसको बहुत सीवियर केसेस के लिए बचा के रखा हूं, क्योंकि कनकासो जैसे ड्रग है ये कफ का उद्धृत करते हैं, यानी कफ को विलयन करते, ग्रथित कफ को कम करते हैं, लेकिन एक समय के बाद आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। यानी एक्यूट कंडीशन के अंदर या थोड़ा प्रोलॉन्ग कंडीशन है उसके अंदर कनकासो का यूज होता है, बट रसायन फॉर्म में या एक्यूट फॉर्म पे जो है आप एक एक वीक के ऊपर उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ऐसा मानना रहता है कि आसो वो यूज किया जाए जो ग्रथित कफ को कम करे, अग्नि दीपन करे और इम्यूनिटी भी बना के रखे। तो ऐसे में जो है वासकासो, दशमूलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है नागरादि कषाय। अब नागरादि कषाय नाम आपको शायद मार्केट में नहीं सुनने मिले। नागरादि कषाय जो है ये कास के लिए आया हुआ है, एक्चुअली कफज कास के लिए आया हुआ है वाग्भट के अंदर, बट इसका जो उपयोग है ये हम सबसे ज्यादा तमक श्वास में करते हैं। और प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही जो है एलिट है, यानी कि आसो अरिष्ट के साथ अगर आपको एक क्वाथ जो मैंडेटरी देना है वो ये है, यानी कि एक कफ विलेन वाली मेडिसिन, एक आपको रसायन मेडिसिन, और एक आपका आसो अरिष्ट और एक क्वाथ होना चाहिए। क्योंकि आसो अरिष्ट और क्वाथ जो है ना यही आपको जो है सबसे फास्ट रिजल्ट देंगे। तो आसो अरिष्ट में जैसे हमने वही बताया कि इररिस्पेक्टिव आप द्राक्षासो दो, आप उधर जो है दशमूला अरिष्ट दो या आप वासकासो दो, कुछ कुछ अंतर भेद होते लेकिन काम लगभग सेम करते, यानी कि ग्रथित कफ को कम करना। और नागर आदि कषाय जो है जिसको मार्केट में अमृतोत्तम कल्पाद कहा जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रथित कफ को कम करने के लिए ड्रग है। यानी कि कफज कास के अंदर संहिताकारों ने भी वही कहा है कि जहाँ कफ जो है बहुत ही स्निग्ध है, बहुत ही गुरु है, बहुत ही ग्रथित है, और वो मतलब भर भर के निकल रही है या बहुत रुक रुक के निकल रही है, यानी कि निकल रही है लेकिन वो स्टिकी है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर नागरादि कषाय को देना चाहिए। और इस कषाय के अंदर देखोगे तो फिर से शुंठी, पुष्कर मूल, गुरुची, कंटकारी जो ड्रग है, शुंठी और पुष्कर मूल जैसे फिर ड्रग है, काफी उष्ण है और जो है कफ का विलयन करने में श्रेष्ठ है। यानी नागरादि कषाय और आसोरिष्ट ये दोनों जो है आप 10-10 ml दिन में 4 से बार लेके 5 बार से लेके 6 बार तक दे सकते हो। वे डिपेंड अपॉन है कि कितनी सीवियरिटी है, और अगर सीवियरिटी नहीं है तो ये दोनों कल्प जो है या आप बीडी डोज में, यानी कि एक मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक यानी कफ काल में, निरन्न काल में, और दूसरा बेड टाइम, ये दोनों काम करते हैं। नागरादि कषाय के बाद जैसे हमने कहा कि आप नस्य का उपयोग कर सकते हो। इससे जो है आपको अगर एक्सटर्नल ट्रिगर फैक्टर है जैसे
लोग कहते हैं कि कोई एलर्जिक फैक्टर से आपको ट्रिगर स्टार्ट होता है, स्मोक से स्टार्ट होता है, डस्ट से स्टार्ट होता है, तो बाकी ट्रीटमेंट के साथ आप अपने पेशेंट को नस से भी दे सकते हो, और उरस स्नेह के लिए भी आप अपनी तरफ से तेल दो तो बेटर है, और अगर घर पे तेल लगाए तो भी बेटर है। शमन चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब अटैक नहीं है तब आपके पास ये 3 चॉइस ऑफ मेडिसिन है, जिसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। 64 प्रहरी पिंपली, लहसुन आदिवटी और पिंपली आसव। तो ये सब जो टैबलेट है, यानी कि 64 प्रहरी पिंपली का काम है क्या है, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अग्निदीपन, तो यानी अग्नि दीप्ति रहे, उष्णता बना रहे, तो आपको जो है बिल्कुल भी रिकरेंट जो है ग्रथित कफ की हिस्ट्री नहीं रहेगी। लहसुन आदिवटी विसूचिका रोग अधिकार वाला है, यहाँ भी लहसुन जो है ये जो है कफ हर होता है, वात हर होता है, तो जहां अग्नि मंद वाली संप्राप्ति ज्यादा है, या दोपहर को सोने वाली संप्राप्ति ज्यादा है, या रात को डेजर्ट्स वगैरह खाने की संप्राप्ति ज्यादा है, ये जो एडेबल संप्राप्ति जिसमें मधुर रस और शीत रस ज्यादा होते हैं, ऐसे टाइम पे आपको 64 पिंपली, लहसुन आदि पिंपली आसव खाने के पहले उपयोग करना है। तो ये शमन चिकित्सा हो गई। एक जो चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या होगा अगर आपके अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर फीवर आना स्टार्ट हो जाए, या आप सिंपल देखो कि ये कल पे जो आप बहुत बार देखोगे, इवन पूरे कोविड के अंदर जब ब्रेथलेसनेस विद हाई फीवर पेशेंट को फील होता था, सैचुरेशन ड्रॉप होता था, तब भी हम यूज करते थे परिपाटादि काढ़ा और महासुदर्शन काढ़ा। परिपाटादि काढ़ा का एक और उपयोग है, क्योंकि परिपाटादि काढ़ा ये मसूरी का और रोमांतिका रोग अधिकार है, यानी इसका जो टारगेट ऑफ एक्शन है ये रक्त के अंदर विषाणुता और रक्त के अंदर जो साम पित्त है उसका नियंत्रण करता है, यानी उष्णता कम करता है, बेसिकली फीवर कम करता है। तो इसलिए जहां ज्वर की संप्राप्ति है तमक श्वास के अंदर, वहां आपको परिपाठादि जैसा कल्प उपयोग पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक स्पेशली जगह मैं वहां यूज करता हूँ, क्योंकि दातार शास्त्र के अंदर एक आया हुआ है कि वो तमक श्वास यानी कि वो फीवर या वो एक अस्थमैटिक हिस्ट्री कि जिसमें लोग बोलते हैं कि उनको बचपन से है, या उनको जॉन्डिस हुआ और उसके बाद जो है तमक श्वास स्टार्ट हुआ, या उनको जो है स्मॉल पॉक्स या मीजल्स हुआ जो बचपन में, और उसके बाद तमक श्वास की हिस्ट्री चालू हो गई। क्योंकि ये जो आपका कामला है या आपका मसूरी का है, रोमांतिका है, ये उष्ण प्रधान रक्त दुष्टिकर व्याधि है। तो जो जिनको भी ये सब व्याधि होती है उनके चांसेस थोड़े हाई होते हैं कि बाद में जाके कोई ना कोई श्रोतस की व्याधि हो, और सबसे मोस्ट कॉमन प्राणवश श्रोतस की। इसलिए जिसके अंदर स्पेसिफिक हिस्ट्री मिलती है कि चाइल्डहुड अस्थमा पोस्ट फीवर, पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट जॉन्डिस स्टार्ट हो, उसके अंदर परिपाठादि काढ़ा बहुत ही उत्तम काम करता है। क्योंकि फुफ्फुस जो शोणित पेन प्रभाव है, जो शोणित के प्रभाव से बनना चाहिए था, वो बल बरोबर आया नहीं, वहां जो है परिपाठादि कल्प जैसे बल देते। तो इसलिए जो है इसका फीवर ना रहे तो हिस्ट्री देख के यूज करना चाहिए। अगर फीवर है तो आप हिस्ट्री के ऊपर इसका देख के उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद यह है कि आइडियली प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। देखो, तमक श्वास के अंदर आइडियली प्रिस्क्रिप्शन अगर नॉन अटैक है तो एक कफ विलेन मेडिसिन, यानी आप जो है ज्यादा करके कफ कुटार रस, या आप कफ कुटार अगर देना चाहते हो, जैसे मैंने बोला इनिशियली आप दे सकते हो, या आप समीर पन्नक, या आप रस माणिक्य, या रस सिंदूर, ये स्टार्टिंग में आप दे सकते हो। कफ विलेन करने के लिए अगर वो अटैक नहीं है तो इवन भी आप तब भी उसको दे सकते हो 6 to 7 वीक के लिए, 3 to 4 वीक के लिए मैक्स टू मैक्स। उसके साथ जो है आसव अरिष्ट का कल्प। अब देखो, आसव अरिष्ट के देते कफ विलेन औषधि को देते हुए एक चीज आपको याद रखना है कि श्वास कुटार रस अपने आप में तीक्ष्ण है, और आसव से अरिष्ट की थोड़ी तीक्ष्णता होती है। तो नॉर्मली देते समय तो कुछ होता नहीं है, बट अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन ज्यादा लगे, क्योंकि श्वास कुटार मरीच प्रधान कल्प है और आसवरिष्ठ थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, हल्का सा, तो आप इसको बस एक को खाने के पहले और आसवरिष्ठ को थोड़ा आधे घंटे बाद या खाने के बाद कर सकते हो। तो आसव अरिष्ट आपका दिन में 2 से 3 बार होना चाहिए, और ये आप फिर से कितना भी लंबा खींच सकते हो। आसव अरिष्ट मेरे कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर बंद नहीं होता, वो मे बी फॉर्म चेंज हो पर बंद नहीं होता। एक्यूट कंडीशन में अगर आपका देख रहे हो कि अस्थमैटिक जो एपिसोड ज्यादा है, तो यही आसव अरिष्ट के साथ नागरादि क्वाथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरादि क्वाथ और आसव अरिष्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको किसी भी इनिशियल अटैक्स के अंदर कम रखेगा। इवन बहुत बार मैंने ऐसा भी किया है कि जब मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट काफी स्टेबल है, बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, तो कफ विलेन औषधि में ज्यादा जोर ना देके मैं पेशेंट को खाली अभ्रक
जो है हमारा आसो और नागरादि कौर, ये तीन के ऊपर भी रख के मैंने 2 to 3 वीक तक निकाले, एकदम सेफ है, कितना भी लंबा दे सकते हो। तो ये जो है नॉर्मली एक ट्रीटमेंट होती है। रसायन चिकित्सा के अंदर थोड़ा बोलना चाहूंगा कि रसायन चिकित्सा के अंदर जब प्राणवश होता है उसके लिए बल्ले हमें काम करते हैं, तो बल्ले में दो कॉन्सेप्ट आता है। एक, या तो आप रस औषधि के ऊपर डिपेंड रहे, अभ्रक और प्रवाल जैसे चीजें, या वहां लघु मालिनी वसंत या सोल मालिनी वसंत यूज करें, या दूसरा है कि प्राणवश होता के लिए आप उपयोग कर सकते हैं जैसे अगस्त हरित की जैसे कल्पो, चित्रक हरित की जैसे कल्पो। ये आपको पर अपान दृष्टि और जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह केस मिले तो वहां ज्यादा यूज करो, वरना नहीं। संविधान आप डेली कर सकते हो। अब रिगार्डिंग पंचकर्म है, कुछ पंचकर्म का लास्ट पॉइंट मैं बोल देता हूँ, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पुट फॉरवर्ड कीजिए, एक नेक्स्ट वाला जो सेशन बनाए उसमें डिस्कस करेंगे। धूमकेतु विरेचन में क्या वमन देना चाहिए, तो मैं कहूंगा यस, देना चाहिए, लेकिन कब? खाली वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु को छोड़ के इस अस्थमेटिक पेशेंट को वमन देना आप हमेशा देखोगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इनको स्नेहपान दो फिर चीजें बढ़ाते रहो, उतना आराम नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी तमक श्वास का पेशेंट है, उसमें वमन के लिए आप हमेशा वेट एंड वॉच करो कि वसंत ऋतु आए। समझो फिर भी आपको अगर देना है तो सबसे बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही होगा कि आप पूरा फुल फ्लेज वमन न करके, स्नेह सुवेदन करके, आप या तो यष्टि मधु फांट देके, या यष्टि मधु का सिरा देके, यष्टि मधु चूर्ण देके, यष्टि मधु वचा का चूर्ण देके, जो वमन उपग जो है ड्रग है उसका विरेचन करा दे। क्योंकि स्नेह सुवेदन देने के बाद इससे भी अगर विरेचन कराएं तो भी दोष जो है कम होता है, अवरोध कम होता है। तो आप इजिली दे सकते हो, आपके लिए कोई सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपको ऐसा फुल फ्लेज नहीं, आपके पास पंचकर्म सेटअप भी नहीं है तो भी आप ये जाके दे दो, घर पे आके उल्टी कर देता है आधे घंटे पौने घंटे बाद। तो ये एक बेस्ट मतलब रहता है। धम्मके तो विरेचन मतलब विरेचन कल्प, अब इधर विरेचन क्यों आया हुआ है? यहाँ विरेचन इसलिए आया हो कि विरेचन मतलब खाली पित्त निकालना नहीं होता, पित्त प्रधान कफ और वात तीनों का शमन करता है। धम्मके तो विरेचन के लिए एक ही खाली आइडियल कंडीशन चाहिए कि यहाँ विरेचन यानी कि अनुलोम करने के लिए आपके पास जो है अवेगी अवस्था होना चाहिए। क्योंकि वेगी अवस्था के लिए या जहाँ ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है वहां वमन कराना ही है, भले आप फुल फ्लेज कराए या सद्य वमन कराए जो हम बात कर रहे थे, या यष्टि मधु फान के साथ। लेकिन जब अवेगी अवस्था है तो वहां स्नेहपान करके आप विरेचन करा सकते हो। बस्ती कहाँ लगता है? जैसे मैंने वही बताया कि बस्ती ज्यादा करके आप डेली भी आप दे सकते हो, इससे उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा जिसका अपान दुष्टिजन्य जो है अस्थमा कंडीशन है, कि जिसके अंदर वो अवरोधात्मक संप्राति ज्यादा मिल रही है, अग्निमांदों ने क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, बद्धकोष्ठता, ये सब ज्यादा उसमें काम करता है। लेकिन जो बस्ती सबसे ज्यादा काम करती है वो है जिसको शीत गुण से वायु प्रकोप होता है, और खास करके वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु। इसलिए वो स्लाइड के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो बस्ती का उपयोग करते हैं वो बस्ती का उपयोग उनके लिए एज अ प्रोफिलैक्सिस करना चाहिए। एक बार वेगी अवस्था आ गई तो भी यस, बहुत सारे लोग वेग अवस्था में भी बस्ती का उपयोग करते हैं, पर उतना उपयोग नहीं होता, श्वास के सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं। लेकिन अवेगी अवस्था में या प्रोफिलैक्सिस में आपका बस्ती सबसे बेस्ट काम करता है। बस्ती किसकी होनी चाहिए? आप योग बस्ती दो, या आप स्नेह बस्ती दो, या मात्रा बस्ती दो, जो आपको लगे आप दे सकते हो। लेकिन प्रोफिलैक्सिस के लिए प्रॉपर योग बस्ती की आवश्यकता होती है। आप अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं इतना टाइम तो नहीं है, मैं एक ही बार आऊंगा, तो कुछ नहीं से तो वीकेंड में, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, वीकेंड बस्ती की जिसमें स्नेह बस्ती देते 30-50 ml का दूध आप दे सकते हो, इवन वो भी आपके सिम्टम्स को कम करके रखता है। तो ये हुई ओवरऑल ब्रोंकियल अस्थमा का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म की जो हम लोग कर सकते हैं। फिर भी आपके दिमाग में कोई अगर कल्प है जिसके बारे में डिस्कस करना है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई चीज है, डाउट है, तो आप एज इट इज आप ग्रुप में पूछते जाइए, और हम जो है नेक्स्ट जो इंटरेक्शन सेशन है कि जो मैं स्पेशली अस्थमा और आने वाले टॉपिक के लिए करूंगा, तो उसमें हम इसको और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो ग्रुप इज ऑल योर टू डिस्कस। थैंक यू।